अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये हमारा थर्मोडायनेमिक चैप्टर हो रहा है। हम 11th को ही पहले कंप्लीट कर लेते हैं। वो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो 12th का था। इनऑर्गेनिक हमारी लगभग हो चुकी है। डी ब्लॉक रह गया, तो डी ब्लॉक के लिए मैं एडवाइस करूंगा कि आप जब तक वो डी ब्लॉक का नंबर है आप उसको रीडिंग मारते रहना एनसीईआरटी से, ठीक है। तो अब हमको यहाँ से बात करनी है थर्मोडायनेमिक्स की, जिसमें इस जो थर्मोडायनेमिक्स है इसके दो पार्ट है, थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मो केमिस्ट्री। थर्मोडायनेमिक, तो पहले हम थर्मोडायनेमिक्स लेंगे। और ये जो थर्मोडायनेमिक्स है इसमें क्या है, हम पढ़ने वाले हैं सिस्टम, सराउंडिंग और यूनिवर्स। तो एक होता है इसके अंदर, एक होता है सिस्टम और एक होता है सराउंडिंग। और जो सराउंडिंग और सिस्टम मिलकर हमारा जो बनाते हैं वो बनाते हैं यूनिवर्स, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, एक होता है सिस्टम और एक होता है सराउंडिंग। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। तो जो सिस्टम होता है ये अंडर ऑब्जर्वेशन, जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं, और ये इसके आसपास का होता है। यानी कि मान लीजिए हमारे पास कोई बीकर रखा हुआ है, इस बीकर को आपको ऑब्जर्व करना है, तो इसकी एक पर्टिकुलर इमेजिनरी या रियल बाउंड्री होगी। उस बाउंड्री को ही हम बोलते हैं सराउंडिंग्स, ठीक है। और जो सराउंडिंग और जो सिस्टम दोनों मिलकर हमारा क्या होते हैं, ये क्या कहलाते हैं, यूनिवर्स। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब ये जो सिस्टम है, ये जो हमारे पास सिस्टम है, ये तीन टाइप का होता है। एक होता है हमारे पास ओपन सिस्टम। जो ओपन सिस्टम होता है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ओपन जो होता है सिस्टम, इसमें मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर हो जाता है। मास एंड एनर्जी या हीट, मास एंड हीट, या इसको हम बोल देंगे एनर्जी, बोथ ट्रांसफर, बोथ कैन एक्सचेंज, ठीक है। दूसरा है हमारे पास क्लोज सिस्टम। तो जो क्लोज सिस्टम होता है, अगर मैं क्लोज जो सिस्टम है उसकी बात करूं, ओनली हीट या इसको बोल देंगे एनर्जी कैन ट्रांसफर, कैन एक्सचेंज, ये होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे पास आता है तीसरा आइसोलेटेड सिस्टम। तो जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है, अगर हम उसकी बात करें तो आइसोलेटेड सिस्टम में हमारे पास नाइदर मास नॉर हीट, या तो हीट कहेंगे या फिर एनर्जी, ठीक है, नॉर हीट कैन एक्सचेंज, दोनों में से कोई भी एक्सचेंज नहीं हो सकती। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। अब आता है हमारे पास स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। तो इस चीज को सीधा सीधा आपको याद रखना है, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, तो इतना डीपली हमको जाना नहीं है। इतना डीपली हमको जाना नहीं है, तो बस तो देखो, एक होता है हमारे पास स्टेट फंक्शन, ओके, और एक होता है हमारे पास पाथ फंक्शन। तो कुछ थर्मोडायनेमिक एंटिटी होती हैं, ठीक है। तो वो आप ऐसे मान लो एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। अब आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है, तो दो जाने में क्या होगा कि अगर कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो ए से बी में जाने पर पाथ पर डिपेंड कर रही होती हैं कि हम किस पाथ से होकर के जा सकते हैं। एक वो होता है कि भाई हमें पाथ से मतलब नहीं है, हमको ए से बी पे पहुंचना है, ठीक है, कैसे भी जाएं। तो जो पाथ पर डिपेंड करती है उसको बोलते हैं पाथ फंक्शन, जो पाथ पर डिपेंड नहीं करती उसको बोलते हैं स्टेट फंक्शन, ठीक है। तो विच डिपेंड ओनली ऑन स्टेट, ठीक है। और ये क्या है, विच डिपेंड ओनली ऑन पाथ। तो जो पाथ पर डिपेंड करती है वो वाला आपको याद रखना है, बाकी सारे के सारे याद हो जाएंगे। इसके दो ही एग्जाम्पल हैं, Q और W। Q क्या होता है, हमारे पास हीट होता है, और ये जो होता है ये होता है हमारे पास वर्क।
वर्क डन या वर्क जो भी आप कहेंगे। इसके अलावा जो भी हमारा बचता है वो सारा का सारा स्टेट फंक्शन में आता है, जैसे टेम्परेचर है, इंटरनल एनर्जी है एंथैल्पी है, और आपका हम क्या कहें, और अगर हम कहें तो कुछ और लाइक ये तो हमारे पास है टेम्परेचर है, MCP यानी कि डेल्टा C है हीट कॉन्स्टेंट। इसके अलावा यानी कि इन दोनों के अलावा कुछ भी हो, कुछ भी आपको मिल जाए, वो सब का सब स्टेट फंक्शन के अंदर आता है। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब आता है हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सीधा सीधा हम बात करते हैं FLTD पे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जिसपे हमको न्यूमेरिकल भी है। फर्स्ट लॉ से पहले अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं किसी और चीज के लिए। जो बाउंड्रीज होती है हमारे पास, अगर मैं कहूंगा तो वो आपकी 2 टाइप की होती है। एक तो होती है इंसुलेटेड होती है, और एक आपकी आती है कंडक्टिंग। एक तो होती है इंसुलेटेड और एक होती है कंडक्टिंग। इंसुलेटेड का मतलब है हीट और एनर्जी कैनॉट एक्सचेंज, और यहां पे क्या है, हीट एंड एनर्जी कैन एक्सचेंज। ये चीजें होती हैं। हीट भी चेंज हो जाती है इसके अंदर, और आपका क्या है, एनर्जी भी एक्सचेंज हो जाती है। लेकिन अगर हम बात करें इंसुलेटेड, तो इंसुलेटेड होता है, उसमें कुछ भी एक्सचेंज नहीं होता है, ठीक है ना। ऐसी अब हमारे पास है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो जो FLTD, इसको शॉर्ट में बोलते हैं FLTD, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब इसमें सीधा सीधा फॉर्मूला हम लिखेंगे। ये होता है डेल्टा U इज इक्वल टू होता है Q प्लस W। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहां पे जरा देख लो क्या होगा इसका। ये जो होता है, ये होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यानी कि ये क्या होता है, U2 माइनस U1। यानी कि एक सिस्टम U1 में है, उसमें कुछ हीट वीट देके अगर हम एनर्जी को चेंज करते हैं तो वो U2 में पहुंचता है, तो उसमें चेंज क्या होगा, डेल्टा U आएगा। अब Q क्या होता है, Q होता है हीट, और ये क्या होता है, वर्क, ये होता है वर्क डन। अब इसमें कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। वो क्या चीज है, साइन कन्वेंशन। तो जो साइन कन्वेंशन है, अगर मैं उसकी बात करूं तो पहला हमारे पास आता है वर्क डन। जो वर्क डन है उसका साइन हमको जो है देखना वो क्या होगा। एक आएगा हमारे पास वर्क डन बाय द सिस्टम, और एक होता है वर्क डन ऑन द सिस्टम। अगर वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो उसको बोल देंगे एक्सपेंशन हो रहा होगा, इसको बोलते हैं हम एक्सपेंशन, और इसको बोलते हैं हम कंप्रेशन। अगर वर्क डन हमारे पास बाय द सिस्टम हो रहा है तो वर्क डन जो आएगा वो निगेटिव आएगा, यानी कि माइनस में आएगा, रिमेंबर दिस। और वर्क डन अगर हमारा पॉजिटिव हो रहा है, यानी कि कंप्रेशन हो रहा है, तो जो वर्क डन रहेगा वो रहेगा पॉजिटिव। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। एक तो ये हो गया। अब हम देखेंगे इंटरनल एनर्जी को भी चेक करेंगे। चलिए, अब आता है इंटरनल एनर्जी। तो इसमें ये होगा हमारे पास गिवन टू द, यानी कि अगर हम इसमें थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज कर दे तो क्या बोलेंगे इसको,
वर्क डन जनरल स्ट्रक्चर, ठीक है। वैसे मुझे करना नहीं चाहिए लेकिन चलो मैं कर रहा हूँ। हीट का तो ये आ गया, चलिए खैर। गिवन टू द सिस्टम, यानी कि एनर्जी गिवन टू द सिस्टम। अगर मैं सिस्टम को एनर्जी दे रहा हूं तो इंटरनल एनर्जी चेंज जो होगा वो होगा पॉजिटिव, यानी कि सिस्टम की जो एनर्जी है वो इंक्रीज होगी। क्या होगी? इंक्रीज होगी। ऐसी ही गिवन आउट एनर्जी गिवन आउट फ्रॉम द सिस्टम। अगर सिस्टम से हम एनर्जी को ले रहे हैं तो इंटरनल एनर्जी कैसी हो जाएगी? निगेटिव हो जाएगी। ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसे हमारे पास आता है हीट का मतलब होता है क्यू। तो क्यू आता है कि हीट गिवन टू द सिस्टम, गिवन टू द सिस्टम। जब हीट गिवन टू द सिस्टम रहेगा तो ये रहेगा पॉजिटिव। क्या रहेगा? पॉजिटिव। क्या रहेगी? पॉजिटिव। और यहां पे क्या है? हीट गिवन आउट फ्रॉम द सिस्टम, ये होता है Q इजिकल्स टू होता है माइनस W, यानी कि निगेटिव हो जाएगी। एक होगी पॉजिटिव, एक होगी निगेटिव। तो तीनों के तीनों साइन कन्वेंशन आपको मालूम हो गए होंगे। इसी पर हमको बात करनी थी, ठीक है। अब यहां पे अब हमको देखना है, क्वेश्चन है हमारे पास, ये जो FLTD है ये वाला, ये तो आपको मालूम है क्या होता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट कैन इट चेंज इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसको बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसको एनर्जी कंजर्वेशन भी हम बोलते हैं, ठीक है ना। ये चीज होती है हमारी। तो यहाँ पे अब देखो इसमें अब हम एक क्वेश्चन लेके चलते हैं NCERT का। तो क्वेश्चन हमारे पास है कि एक्सप्रेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। हमको इंटरनल एनर्जी के बारे में बताना है कि क्या जो वो है सिस्टम उसकी क्या होगी अगर हम, यानी कि मैं कहूंगा कि एक्सप्रेस चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, ठीक है ना। सिस्टम नंबर 1 व्हेन, यानी कि यहां पे हम लिखेंगे व्हेन। नंबर 1 बोल रहा है नो हीट इज एब्जॉर्ब। ये देखो क्या कह रहा है, नो हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन अभी लेंगे, रुक जाओ, अभी हम इसको लेके नहीं चल रहे, बल्कि कुछ चीजें जो थर्मोडायनेमिक टर्म्स हैं उसको हम पहले क्लियर कर लें, वरना फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो देखो जो कुछ टाइप के प्रोसेस होते हैं, नंबर 1 होता है एक हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, तो इस आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो डेल्टा U इजिकल्स टू क्या होता है? Q प्लस W होगा। जब ये वाला पार्ट 0 होगा तो Q इजिकल्स टू Q प्लस W होगा, तो Q इजिकल्स टू हो जाएगा माइनस W, ऐसे करके रहेगा, ठीक है ना। ये रहेगा आइसोथर्मल का ये होता है। दूसरा होता है हमारे पास एडियाबेटिक। तो एडियाबेटिक में हमारे पास क्या होता है? Q इजिकल्स टू 0 होता है, हीट चेंज 0 होता है। जब हीट चेंज 0 होता है तो डेल्टा U इजिकल्स टू होता है Q प्लस W। तो ये तो हमारा हो जाता है 0, तो डेल्टा U इजिकल्स टू होगा वर्क डन के इक्वल हो जाएगा, ये रहेगा। तीसरा हमारे पास होता है आइसोबारिक प्रोसेस। तो आइसोबारिक प्रोसेस में P क्या होता है? ये होता है कांस्टेंट। तो जो डेल्टा P होता है ये हो जाता है 0। ओके, चौथा हम लेंगे। चौथा हमारे पास होता है आइसोकोरिक प्रोसेस। तो जो आइसोकोरिक होता है प्रोसेस में V क्या होता है? V होता है हमारे पास कांस्टेंट, ठीक है। V होता है कांस्टेंट।
डेल्टा वी होता है, यहाँ पे 0 होता है। तो यहाँ पे जो वर्क डन हो जाएगा उस केस में जो कि माइनस पी डेल्टा वी होता है, ये हो जाएगा 0। तो जो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम क्या रहेगा, वॉल्यूम हमारा वॉल्यूम चेंज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आइसोकोरिक हो गया, आइसोबारिक होगा, आइसोथर्मल हो गया, एडियाबैटिक हो गया, ये हो जाएगा। अब जो हमारे पास वर्क डन, जो हमारे पास वर्क डन है, जैसे कि डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस W होता है। तो चूंकि जो W जो वर्क डन होता है हमारे पास, ये भी होता है W इज इक्वल्स टू होता है माइनस P डेल्टा V, ये भी होता है। अब इसको हम ड्राइव करने का हमारे पास इतना टाइम नहीं है, ये हम इसको ऐसे भी हम लिखेंगे माइनस P और V2 माइनस V1, ये भी हो जाएगा, यानी कि फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो डेल्टा U इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आएगा, डेल्टा U हमारे पास आएगा Q माइनस P डेल्टा V, ये भी हमारे पास हो जाएगा एक फॉर्मूला, ठीक है ना, ये हो जाएगा ये भी। अब अगर मैं, चूंकि हमारे पास, चूंकि आइडियल गैस इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, आइडियल गैस, स्टेट ऑफ मैटर आपके कोर्स में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है, एमयू जो है एनसीईआरटी पूछता है, तो एनसीईआरटी में स्टेट ऑफ मैटर नहीं है इस साल, तो वो नहीं आएगा, ठीक है ना। तो हम क्या लेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन को हम बोलेंगे डेल पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। तो V इज इक्वल्स टू क्या होगा, nRT अपॉन P। ओके, अगर n की वैल्यू 1 कर दें, या चलो n की वैल्यू 1 नहीं कर रहे, छोड़ो, यहां पे हमने ये लिया ऐसे करके, और इस वैल्यू को अगर मैं इसमें रख दूं, तो डेल्टा U इज इक्वल्स टू हो जाएगा Q माइनस P और डेल्टा, और यहाँ पे आ जाएगा nRT अपॉन P। ये होगा या नहीं होगा, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो R हमारा कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर भी हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब इसमें क्या है कि अगर हम देखें तो डेल्टा U इज इक्वल टू हमारे पास Q माइनस N R T, और ये रहेगा हमारे पास N R, और अच्छा T यहाँ पे हमारा P है ना, तो P अगर हम ले लेते हैं, P ये होगा, और यहाँ पे रहेगा 1 अपॉन P2 माइनस 1 अपॉन P1 आ जाएगा, क्योंकि जो हमारे पास जो डेल्टा P होगा यहाँ से आ जाएगा ना, वो P2 माइनस P1 हो जाएगा हमारा, इस तरह से ये हो जाएगा। तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो डेल्टा U आ जाएगा Q माइनस N R T P2, ये हमारा रहेगा P2, या इसको, ये जो हमारे पास P2 है, ये जो P है जो हमारे पास एक्सटर्नल, यानी कि P गैस वाला जो होगा, ये वाला P गैस वाला होगा, ओके। और हमारे पास जो P2 रहेगा वो भी हमारे पास, यानी कि या P मान लें या P2 मान लें, वो भी हमारे पास P गैस ही होता है। तो हमारे पास रहेगा P1 माइनस P2 अपॉन P1 P2। तो P2 से P2 जब जाएगा तो हमारे पास आएगा यहाँ पे डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q माइनस N R T, और ये रहेगा P1 माइनस P2 अपॉन P1, ये रहेगा। ये एक हमारे पास फॉर्मूला आ गया। तो एक फॉर्मूला ये रहा, एक फॉर्मूला ये रहा। इसका काम बहुत ही कम होगा, मुश्किल से यूज होगा, ज्यादातर यूज जो है हमारे पास इसका होगा। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। ये चीज हमारे पास आ गई, ठीक है। अब हमारे पास क्या रहा, अब लेते हैं हम एक क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारे पास जो, मेरे पास जो एनसीईआरटी है उसके अकॉर्डिंग एग्जाम्पल नंबर 6.1 है, प्रॉब्लम नंबर 6.1। तो उसमें कह रहा है कि एक्सप्रेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम व्हेन, एक्सप्रेस द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अच्छा, मैंने रब कर दिया उसको। तो 6.1 है हमारे पास, एक्सप्रेस द इंटरनल एनर्जी of the system when case number 1, no heat is absorbed by the system, no heat is absorbed by the system from the surrounding, but work done, but work done is done on the system,
व्हाट टाइप ऑफ वॉल डज द सिस्टम हैव, व्हाट टाइप ऑफ वॉल सिस्टम वॉल डज सिस्टम हैव। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये है, पहले इसको पढ़ते हैं, इसको करते हैं, फिर हम दूसरा देखेंगे, फिर हम तीसरा देखेंगे। कह रहा है एक्सप्रेस द इंटरनल एनर्जी, इस इंटरनल एनर्जी के बारे में बताना है क्या होगा। कह रहा है कि इसमें नो हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, सिस्टम कोई भी हीट एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, और कह रहा है फ्रॉम द सन, बट द वर्क डन कर रहा है ऑन द सिस्टम। व्हाट टाइप ऑफ वॉल, तो इस तरह की वॉल क्या होंगी। तो पहली चीज तो जब सिस्टम कोई हीट एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है तो वॉल की हमारी जो होंगी वो एडियाबेटिक होंगी या इंसुलेटेड होंगी। यानी कि जो वॉल होंगी, अगर मैं सॉल्यूशन में लिखूं इसके, तो वॉल होंगी या तो हम लिख देंगे इसको एडियाबेटिक या हम लिख देंगे इंसुलेटेड। ठीक है, एक ही मतलब है। तो या तो हम लिखेंगे इंसुलेटेड या फिर लिखेंगे एडियाबेटिक। अब यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, उसमें जब हम इंटरनल एनर्जी देखेंगे तो डेल्टा यू क्या होता है, Q प्लस W। अब जब एडियाबेटिक वॉल है तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा, वर्क डन के इक्वल होगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जब कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रही होगी तो उस केस में जो भी वर्क डन होगा वो इंटरनल एनर्जी चेंज से होगा। यानी कि इंटरनल एनर्जी चेंज जो हो रहा होगा वो वर्क डन की फॉर्म में हमको दिखाई दे रहा होगा, ये चीज रहेगा। ठीक है, दूसरा देख लो, दूसरा क्वेश्चन आप लोग पढ़ो, अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो मैं अभी लिखता हूं उसको। देखो दूसरा हमारे पास है नो वर्क डन ऑन सिस्टम but Q amount of heat is taken out from the system and कोई बात नहीं, वैसे स्टील में हो जाता है एकदम ठंडा। ये वॉल जो होती है ना इंसुलेटेड होती है, नहीं हुआ तो ये वो इंसुलेटेड है ना आपके अंदर से। चलिए कोई बात नहीं। चलिए देखो, given to the surrounding, given to the what type of wall does the system have, what type of wall does the system have। तो यहाँ पे भी देखो, इसको पढ़ो और देखो क्या आएगा इसका आंसर। बगैर आंसर देखे हुए इसको देखो कह रहा है कि नो वर्क डन ऑन सिस्टम, यानी कि सिस्टम पे वर्क डन नहीं हो रहा है, बट Q अमाउंट ऑफ हीट इज टेकन आउट, यानी कि Q अमाउंट ऑफ हीट क्या हो रही है, टेकन आउट, यानी वहां से रिलीज हो रही है। तो जब Q अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो रही है तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस में आएगी, क्योंकि हम उसमें से रिलीज कर रहे हैं, निकाल रहे हैं ऑफ द एंड गिवन टू द सराउंडिंग व्हाट टाइप ऑफ वॉल डज द सिस्टम हैव। तो सिस्टम किस टाइप की वॉल को रख रहा होगा। जब वर्क डन हमारा नहीं हो रहा तो वर्क डन क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू Q प्लस W, ये हो जाएगा, होगा नहीं होगा। लेकिन Q की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी, और ये वर्क डन हमारा 0 है तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा, माइनस Q हो जाएगा। अब यहां पे कह रहा है कि अमाउंट ऑफ हीट टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग, इसका मतलब है हीट का एक्सचेंज हो रहा है। अब जब हीट का एक्सचेंज हो रहा है तो जो सिस्टम उसकी वॉल्स कैसी होंगी, थर्मोडायनेमिकली कंडक्टिंग वॉल होंगी। तो क्या होंगी, थर्मली कंडक्टिंग वॉल, थर्मली
कंडक्टिंग वॉल, ये रहेंगे। तीसरा देखते हैं, एक और क्वेश्चन है, कह रहा है कि W अमाउंट ऑफ वर्क इज डन। तीसरा हमारे पास है W अमाउंट ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, and Q amount of heat is supplied to the system. What type of system would it be? What type of system would it be? ये किस तरह का सिस्टम होगा, ये हमको बताना है। The W amount of work is done by the system, ठीक है, बाय द सिस्टम। बाय द सिस्टम का मतलब है W कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, एंड Q अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू द सिस्टम, यानी कि Q क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम इट वुड बी, तो इस ये जो सिस्टम है हमारे पास किस टाइप का होगा, ये हमको बताना है। तो सप्लाई व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम, देखो डेल्टा U क्या हो जाएगा, डेल्टा U इज इक्वल टू हो जाएगा Q प्लस W, यानी कि डेल्टा U इज इक्वल टू होगा Q माइनस W, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास वर्क डन क्या है, निगेटिव। तो यहाँ पे हीट का एक्सचेंज हो रहा है, जब हीट का हमारा एक्सचेंज हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो जो है सिस्टम क्लोज सिस्टम रहेगा। अगर वो मास का एक्सचेंज करता तो मास के बारे में बोलता, तो हम बोलेंगे सिस्टम इज क्लोज। सिस्टम इज क्लोज्ड, ये रहेगा हमारे पास, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब जो है हम पढ़ते हैं प्रोसेस के बारे में। जो हमारे पास प्रोसेस होते हैं वो टू टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं इरिवर्सिबल और एक होते हैं हमारे पास रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल प्रोसेस एंड रिवर्सिबल प्रोसेस। ये होते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। वो होते हैं जो एक ही टाइप, मतलब वो के एक बार हो करके रिवर्स नहीं, उल्टे नहीं होते, यानी कि वापस उसी पाथ से वापस नहीं आते। ऐसे आप मान लो, उसको बोलते हैं हम इरिवर्सिबल प्रोसेस। जैसे पानी का ऊपर से नीचे गिरना, आपका अगर आपको ऊपर से फेंक दिया जाए तो आप भी जो नीचे गिर रहे होंगे, तो वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। ओके, इसको बोलते हैं हम इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो जो इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो वर्क डन होता है, इस चीज को मैं यहां पे बोल रहा हूं, वो होता है माइनस पी डेल्टा वी। ये आपको ध्यान में रखना है। डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस पी V2 माइनस V1, ये भी हम बोल देते हैं इसको। इसमें तो ये होता है हमारा, क्योंकि इसमें क्या रहेगा, वर्क डन। अगर P और V के बीच में अगर हम ग्राफ खींचें तो वर्क डन में अगर हम आइसोथर्मली अगर हम चेक करेंगे तो एक मिनट, यानी कि P और V के बीच में, तो अगर प्रेशर बढ़ रहा होगा तो वॉल्यूम हमारा घट रहा होगा, इस तरह से रहेगा। ये चीज होती है हमारी, ठीक है, इस तरह से कि अगर एक्सप्रेशन हो या कंप्रेशन हो, उस केस में हमारा जो रहेगा ग्राफ ऐसा रहेगा। क्योंकि आइडियल गैस में जो होता है P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V होता है, इस तरह से होता है। तो अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम हमारा घट रहा होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, आइसोथर्मल हम उसको बोलते हैं। उस केस में ये होता है। लेकिन अगर हम रिवर्सिबल की बात करें तो रिवर्सिबल का कुछ एग्जांपल अगर हम देखें तो जैसे पानी का ऊपर से नीचे गिरना, ये रिवर्सिबल होता है। लेकिन अगर हम पानी को मोटर के थ्रू ऊपर पहुंचा दें, ठीक है ना, तो वो क्या होता है आपका, वो भी हमारा, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स हमको काम करना पड़ रहा है एक्सटर्नल उसमें,
ठीक है। ऐसे हमारे पास क्या है कि अगर हम पहाड़ से नीचे गिर रहे हैं तो अगर हम उसको रोक दें, किसी चीज से हम रुक जाएं, तो वो तो हमारा होता है इरिवर्सिबल, कि हम पहाड़ से गिरते आ रहे हैं लेकिन उसमें वापस हम जा नहीं सकते। तो लेकिन अगर हम किसी सूरत से पहाड़ पे गिरते गिरते अगर हम वैसे ही उल्टे चलने लगे, या पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है और ऊपर को ही चढ़ने लगे ऐसे करके, तो उसको बोलते हैं हम रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है वो इमेजिनरी होता है, रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता। इसको सिर्फ सिंपल सा ऐसे समझो कि दीवारी बोर्ड है, इस बोर्ड को अगर मैं धक्का दे रहा हूं, अगर मैं इस बोर्ड को धक्का दे रहा हूं तो जितनी पावर से मैं इस बोर्ड को धक्का दूंगा उतनी ही पावर से बोर्ड मुझे भी धक्का दे रहा होगा। ठीक है, तो ये होता है रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। ओके, तो इसमें जो ये भी आइसो थर्मली होता है, तो W जो वर्क डन होता है वो होता है माइनस V1 से लेकर के V2, और P डेल्टा V होता है हमारा, क्या होता है, P डेल्टा V होता है, इस तरह से होता है। अब यहां पे हमको ध्यान देने वाली बात यह है कि वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं, तो P जो है हमारे पास PV इक्वल क्या होता है, nRT होता है, तो P क्या हो जाएगा, nRT अपॉन V हो जाएगा, तो W इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस V1 और V2, और यहां से जब लेंगे तो nRT डेल V अपॉन V ये हो जाएगा। अब ये तो हमारे पास चीजें हैं कांस्टेंट, तो ये आ जाएंगी बाहर, तो माइनस nRT और V1 से V2 लेंगे तो यह आपका रहेगा डेल V अपॉन V, और जब इसका हम इंटीग्रेशन कर रहे होंगे तो इंटीग्रेशन जब कर लेंगे तो हमारे पास बनेगा nRT ln V2 अपॉन V1, ये हमारे पास एक फॉर्मूला आएगा, क्या आएगा, nRT ln V2 अपॉन V1, ये रहेगा इस तरह से। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, इसको हम आगे लेंगे क्योंकि इस पर थोड़ा सा काम करना है। तो W इक्वल टू माइनस nRT ln V2 अपॉन V1 ये रहेगा। अब इसमें देखो क्या होता है, इसमें अगर हम देखें तो R क्या है, R इज द गैस कांस्टेंट। R क्या है, गैस कांस्टेंट होता है 8.314, ये जूल में होता है, जूल पर केल्विन पर मोल। एक होता है 0.083, ठीक है, यह होता है हमारे पास 0.083, और इसको बोलते हैं लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। ओके, एक आर की वैल्यू होती है 1.9 जो कि हमारे पास 2 के इक्वल होती है। ठीक है, ये वाली वैल्यू तब रखते हैं जब वर्क डन है, हीट की वैल्यू क्या होती है हमारे पास कैलोरी में आती है, तब ये वाली वैल्यू हम रखते हैं। ठीक है ना, ये चीजें होती है। इसमें अगर हम ग्राफ बनाए एक्सपेंशन और कंप्रेशन का, क्योंकि रिवर्सिबल है, तो रिवर्सिबल का मतलब है जब आपके पास कोई पिस्टन ही है, ये हमारे पास एक गैस का सिलेंडर है और यहां पे लगा हुआ है पिस्टन। ठीक है, जब पिस्टन हमारा लगा हुआ है तो अगर हम इसको अंदर की तरफ कंप्रेस कर रहे हैं तो इसको बोल देंगे कंप्रेशन। यहां आ गया, मान लीजिए ऐसे करके कंप्रेशन हो गया, कंप्रेशन हो गया। अब इस कंप्रेशन में देखो कि हम फिर यहां से इसको फोर्स लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे तो ये बाहर की ओर जाएगा, तो इसको बोलेंगे एक्सपेंशन। तो कंप्रेशन में भी वर्क होगा, एक्सपेंशन में भी वर्क होगा, क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो रहा है। अब जब वॉल्यूम हमारा चेंज हो रहा है तो उस केस में जरा आप देखें कि यहां पे P और यहां पे V, इस तरह से। इस केस में क्या होगा कि धीरे धीरे अगर हम प्रेशर किया डिक्रीज तो वॉल्यूम इंक्रीज किया, प्रेशर डिक्रीज तो वॉल्यूम इंक्रीज, प्रेशर डिक्रीज तो वॉल्यूम इंक्रीज, प्रेशर डिक्रीज तो वॉल्यूम इंक्रीज, इस तरह से हम कर रहे होंगे, ये रहेगा। तो इस तरह से ग्राफ भी हमारा लगभग ऐसे आएगा। ये रहा कंप्रेशन का, सॉरी एक्सपेंशन का। प्रेशर डिक्रीज तो वॉल्यूम इंक्रीज मतलब एक्सपेंशन का रहेगा। एक्सपेंशन का रहेगा। अब ऐसी ही अगर मैं P और V के बारे में देखो कि अगर मैं कंप्रेशन कर रहा हूं तो पहले मुझे प्रेशर इंक्रीज किया, और जब प्रेशर में इंक्रीज करूंगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, वॉल्यूम फिर डिक्रीज होने के बाद प्रेशर इंक्रीज होगा, तो ये इस तरह से बार बार होगा। तो एक ये रहेगा इस तरह।
ठीक है ना। तो दोनों का ये हमारे पास एक्सपेंशन का होगा, ये हमारा एक्सपेंशन का हो जाएगा, ठीक है ना। अब ऐसी ही एक चीज देखो कि v क्या होता है। अब हमारे पास एक होता है P1, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V होता है। इसको इससे हमको कंपेयर करना है, यानी कि हमारे पास एक फॉर्मूला है W इज इक्वल्स टू माइनस एन आर टी एल एन V2 अपॉन V1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ln को सॉल्व करते हैं, अगर नहीं आता है तो मान लीजिए ln x है, मान लें x हमारे पास इतने टर्म को हमने मान लिया x है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2.303 log x हो जाएगा इस तरह से। अगर हमारे पास अब देखो log x log a की पावर b है, तो यह आ जाएगा b इंटू log a, और अगर log a डिवाइड बाई b है तो हमारे पास आ जाएगा log a माइनस log b। ऐसे हमारे पास आ जाएगा log a इंटू b है, तो इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा log a प्लस log b। अब देखो आगे, अब हमारे पास p का रिलेशन होता है p इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v, यानी कि pv इज इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है, यानी कि कांस्टेंट जब आता है तो हमारे पास ये हो जाएगा p1 v1 इज इक्वल्स टू p2 v2। तो p1 अपॉन p2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा v2 अपॉन v1, ये हो जाएगा। तो देखो अगर हम यहाँ पे देखें v2 अपॉन v1 ये है, और इसी जगह अगर ये रख दे तो नया फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा w इज इक्वल्स टू माइनस एन आर टी एल एन P1 अपॉन P2, ये आ जाएगा एक नया फॉर्मूला। यानी कि अब हम इसको log के टर्म में अगर लिखेंगे तो W इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 2.303 nRT log V2 अपॉन V1, ये रहेगा इस तरह से। ऐसे ही इसमें अगर हम कहें तो W इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2.303 RT log P1 अपॉन P2, ये रहेगा इस तरह से। दो फॉर्मूले हमारे पास ये चीज आ गए, ठीक है। आगे देखते हैं। अब आता है हमारे पास एंथैल्पी। एंथैल्पी जिसको H से शो करते हैं, और H भी क्या है हमारे पास स्टेट फंक्शन है, पाथ फंक्शन नहीं। पाथ फंक्शन हमारे सिर्फ दो ही होते हैं, वो क्या होता है Q और W हमारा होता है। तो इसका सीधा सीधा अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो डेल्टा H इक्वल टू होता है डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, ये रहेगा इस तरह से। यानी इसको अगर मैं खोल के लिखूं तो H2 माइनस H1 इज इक्वल टू U2 माइनस U1 प्लस P V2 माइनस V1, इस तरह से हमारे पास हो जाएगा। अब देखो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा PV, इस तरह से लिख दो तो कुछ हो जाएगा। तो आप देखेंगे PV इज इक्वल टू क्या होता है, nRT होता है। यानी कि इसकी जगह अगर मैं nRT लिख दूं तो हमारे पास फॉर्मूला आएगा डेल्टा H इज इक्वल टू आ जाएगा डेल्टा U प्लस डेल्टा nRT, ये हो जाएगा। यहाँ पे R भी कांस्टेंट, T भी हमारा कांस्टेंट रहता है, तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा डेल्टा H इज इक्वल टू आ जाएगा डेल्टा U प्लस डेल्टा NG RT। अब यहाँ पे जो डेल्टा NG है यह होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, ये हमारे पास रहेगा इस तरह से, ठीक है। अब क्या है हमारे पास के आगे लेते हैं। हमारे पास है जैसे देखो अब जो वर्क हो, जो भी हमारे पास रिएक्शन होती है, जो भी हमारे पास प्रोसेस होता है वो टू कंडीशन में होता है। एक होता है कांस्टेंट प्रेशर और एक होता है कांस्टेंट रिएक्शन।
सॉरी कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। जो भी रिएक्शन होती है हमारे पास वो दो कंडीशन में होती है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट प्रेशर, ये होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और एक क्या होता है एट कांस्टेंट प्रेशर। अब ये जो एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है इसके लिए हम बोलेंगे कि हीट एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो वो आ जाएगा हमारे पास डेल्टा U इज इक्वल्स टू QV, ठीक है। और ये वाला हमारे पास हीट एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट प्रेशर, ये आ जाएगा डेल्टा H इज इक्वल्स टू QP। ये आपको ध्यान में रखना है। हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसको देख लो। क्वेश्चन लेते हैं फिर। देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है कि इफ वाटर वेपर इज एज्यूम टू बी परफेक्ट गैस, इफ water vapor is assumed to be perfect gas, ठीक है। कह रहा है मोलर एंथैल्पी चेंज फॉर वेपराइजेशन of 1 mole of water, 1 mole of water at 1 bar and 100 degrees Celsius is 41 kilojoule per mole. Calculate the internal energy change. Calculate the internal energy change when 1 mole of water, when 1 mole of water is vaporized at 1 bar pressure and 100 डिग्री सेल्सियस। तो इस क्वेश्चन को देख लो और इसको करो। कह रहा है कि वाटर वेपर, इफ वाटर वेपर इज एज्यूम टू बी परफेक्ट गैस, मोलर एंथैल्पी चेंज फॉर द 1 मोल ऑफ वाटर वेपर ऑन बार इज 41 किलोजूल पर मोल। मोलर एंथैल्पी चेंज, तो मोलर एंथैल्पी चेंज यहाँ पे जो है वो हमारे पास है डेल्टा H, जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 41 किलोजूल पर मोल। तो किलो जूल को चेंज में हम जो है जूल में करना पड़ेगा, तो 41 इंटू 10⁻³ जूल पर मोल ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें एंथैल्पी चेंज हमारे पास ये आ गया, तो हमारे पास क्या होता है डेल्टा H इजिकल से होता है डेल्टा U प्लस डेल्टा NG RT। अब डेल्टा NG चाहिए, तो हमारे पास जो लिक्विड है, वाटर लिक्विड है, वो हम इसको 100 डिग्री पे वेपराइज करके गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो डेल्टा NG हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1। तो डेल्टा H हमारे पास है 41 इंटू 10⁻³ इजिकल्स टू
डेल्टा यू हमको निकालना है, कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी चेंज, और ये है हमारे पास 1। अब जब जूल में है तो आर की वैल्यू क्या होगी 8.314, और टेम्परेचर हमारे पास कितना 100 डिग्री सेल्सियस। अभी जो 100 डिग्री सेल्सियस है इसको क्या करना है हमको केल्विन में चेंज करना है, तो 373 केल्विन हो जाएगा, 273 प्लस 100 373 केल्विन, तो 373 केल्विन हमारे पास आ जाएगा। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू जो इसकी कैलकुलेशन करने के बाद आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 37.904 किलो जूल पर मोल, ये रहेगा। ये हल्की सी कैलकुलेशन है इसमें, ये आप लोगों को खुद को करनी पड़ेगी, ठीक है जी, ये रहेगा। अब नया टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, तो ये हम लेंगे कल। ये हमारा जो बेसिक था बिल्कुल हो गया, बाकी हम लेंगे कल, ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं, चलो कल, ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज बच्चों। मैं